जस्टिस इन द डार्क के 17th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रात को कैंपस से भाग जाते हैं। वेंजो के मेंटर की वाइफ उसे एक लेटर देती है। लेटर में लिखा हुआ होता है कि उनके ग्रुप में से कोई है जो एक एपाथ है जो पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, और उन्होंने लिखा हुआ होता है कि अभी वेंजो और तावरान को इस बात में इन्वॉल्व मत करना क्योंकि वो यंग हैं और कुछ गलत कर बैठेंगे। फेदू रात में जागता है और देखता है कि लिविंग रूम की लाइट्स ऑन है। फेदू बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है। वेंजो जो पुलिस डेटाबेस में एक क्रिमिनल को सर्च कर रहा होता है वो देखे बिना कहता है, ईगो मुझे परेशान मत करो। फिर वो देखता है कि ईगो उसके बाजू में बैठा है। वेंजो देखता है कि दरवाजे पे फेदू खड़ा है। वो लाओ यांग का दिया हुआ लेटर और फोटोज़ अपने लैपटॉप में छुपा देता है। फेदू कहता है, मैं सिर्फ पानी लेने आया था, क्या तुम्हें चाहिए? वेंजो कहता है, मैं देता हूँ। वेंजो पानी लेने जाता है। फेदू सोच रहा होता है कि वो एक अडल्ट है, उसके हाथ पाँव काम करते हैं, तो क्या वो अपने आप से एक पानी का ग्लास भी नहीं ले सकता? और वेंजो आधी रात को अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा था और उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था जैसे उसका कोई अफेयर चल रहा हो? फेदू वेंजो के हाथ में से ग्लास लेता है और एकदम से सोचता है, मैं यहाँ पे हूँ, ये उसके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है। फेदू कुछ कहना चाहता है पर उसके मुंह में से शब्द नहीं निकलते। वो एक डेजर्ट में चल रहे इंसान के जैसा था और वेंजो और ये घर एक आधी भरी हुई बॉटल के जैसा था। अगर उस पानी में आर्सेनिक भी हो तो भी उसका दिमाग उसे वो पानी पीने से नहीं रोक सकता था। कुछ देर के लिए वो दोनों कुछ भी कहे बिना ऐसे खड़े रहते हैं। फिर एकदम से वेंजो कहता है, मैं मेंटर की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे अभी एक नई लीड मिली है। फेदू जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे वो सरप्राइज होता है। वेंजो कहता है, इसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, जितने कम लोगों को पता होगा उतना अच्छा। मैं ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट नहीं कर रहा कि इसका तुमसे कोई कनेक्शन हो सकता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना बता सकता हूँ। मैंने अब तक तुम्हें सब कुछ बताया है, क्या ये चलेगा? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? फेदू उसकी सच्चाई से चौंक जाता है। वो उसकी ओर देखता रह जाता है और थोड़ी देर के बाद वो नॉड करता है, चलेगा। फेदू अपना पानी का ग्लास ख़त्म करता है। वेंजो उसके पास आता है और उसे कहने वाला होता है कि वो सोने जाए, तब फेदू उसकी रिस्ट पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। वेंजो का बैलेंस गिरता है और वो काउच पे पड़ता है। फेदू एकदम से स्माइल करता है और कहता है, वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ शब्दों से मेरा पीछा छुड़ा पाओगे? फेदू की मूड चेंज करने की एबिलिटी को देख के वेंजो हैरान रह जाता है। फेदू वेंजो की बॉडी सर्च करता है और उसे हैंडकफ्स मिलते हैं। वो हैंडकफ्स को डाइनिंग रूम की ओर फेंक देता है। वेंजो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है? फेदू कहता है, एक्सरसाइज की बात किसने करी? क्या तुम्हें सॉफ्ट नहीं पसंद? वो वेंजो के शर्ट के अंदर अपना हाथ डालता है और उसे किस करता है। वेंजो ने फेदू की फ्लर्टिंग को इतना रेजिस्ट किया था कि उसे लगा कि एक ना एक दिन वो एक महान आत्मा बन जाएगा जो ऐसी चीज़ों से करप्ट नहीं हो पाएगा। पर किसको पता था कि जैसे ही वो जीतने वाला था उसके दुश्मन के हमले एक नए लेवल पे पहुंच जाएंगे। वो फेदू को सिर्फ इतना याद दिलवा सकता है कि उसका सोफा सख्त है और किसी को चोट लग सकती है, तो उन्हें बेडरूम में जाना चाहिए। फिर वेंजो कहता है, अगर तुम ये हैंडल ना कर पाओ तो मुझे बता देना। मुझे पता है कि तुम अपने आप को टॉर्चर करना पसंद करते हो, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फेदू डिस्ट्रैक्टेड होता है, पर एक सेकंड के बाद उसे वो वर्ड्स का मीनिंग समझ आता है। वो एकदम से रुक जाता है और कहता है, वेट अ मिनट, तुम्हें किसने बताया कि मुझे बॉटम करना पसंद है? वेंजो किसी का नाम नहीं लेने वाला था, तो वो चुप रहता है। कुछ देर के बाद फेदू को रियलाइज़ होता है और वो कहता है, लंग चाओ। वेंजो कहता है, वेल डन। फेदू सोचता है कि एटलीस्ट उसने ये ट्रेटर को ढूंढ तो लिया, उसके आगे की बात अब कल होगी। रात में ईगो मास्टर बेडरूम के दरवाजे पे बार बार आता है। वो हैंडल खोल के अंदर जाने का ट्राई करता है, पर उसे पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होगा, तो वो अपने कैट बेड पे जाके सो जाता है। अगली सुबह फेदू जागता है। वो वेंजो की ओर टर्न होता है जो अभी भी सो रहा है। धीरे से उसे याद आता है और वो सोचता है, ये क्यों कह रहा था कि मुझे अपने आप को टॉर्चर करना पसंद है? वो सोचता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहा था। वहाँ पे मेडिकल पर्सनल के सामने उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं थी और ऑफ कोर्स उन्होंने उसके टैटू स्टिकर्स क्लीन कर दिए होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक स्कार्स वो देख पाए होंगे।
तो क्या वेंजो को लगता है कि उसे S&M पसंद है? फेदू हंसने और रोने के बीच में होता है जब वेंजो का फ़ोन बजता है। पहले तो फेदू उस पर ध्यान नहीं देता। फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा होता है पर वेंजो बिल्कुल भी नहीं हिलता। कुछ देर के बाद फेदू थोड़ा खड़ा होता है और फ़ोन लेने जाता है। वेंजो आधी नींद में उसे अपने पास लाता है। फेदू सोचता है कि ये आदमी सच में बहरा हो रहा होता है। 5 बार रिंग आ चुकी है और तो भी वो सो रहा है। फेदू वेंजो को जगाने का ट्राई करता है। डार्लिंग, फ़ोन। वेंजो नींद में कहता है, आंसर करो ना। तावरान ने जो फर्स्ट कॉल किया था वो किसी ने उठाया नहीं तो फिर से रिंग करता है। फेदू आंसर करता है और कहता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसे जगा नहीं सकता। मैं फ़ोन को उसके कान पे रखता हूँ और तुम लोग बात कर लेना। पहले तो तावरान कंफ्यूज होता है। हाँ, क्या क्या? ठीक है, कुछ हुआ है, अर्जेंट काम है, उसे कहो कि जल्दी से आ जाए। फेदू कहता है, मैं ट्राई करूँगा। तावरान हंसता है, तुम अभी ही हॉस्पिटल से बाहर आए हो, अपनी हेल्थ को देखो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तावरान सोच रहा होता है कि फेदू ने वेंजो का स्टू बना के उसे खा गया। फेदू फ़ोन को स्पीकर फ़ोन पे रखता है। तावरान कहता है कि वो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो भाग गए थे, कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा था, पर कल रात हमें उनमें से एक लड़का मिला, वो मर चुका है। ये सुन के वेंजो की आंखें खुलती हैं। तावरान कह रहा होता है, वो किलर ने उसकी आईज स्मैश कर दी और उसके हाथ पांव काट दिए। वेंजो कहता है, कहाँ पे? तावरान कहता है, ये लंग वैली। वेंजो जल्दी से तैयार होकर निकल जाता है। फिर वो वापस आता है। फेदू कहता है, क्या कुछ भूल गए? वेंजो उसके पास आता है और कहता है, हाँ, और उसे किस करता है। इतना कह के वो चला जाता है। फेदू फ्रंट डोर के पास आता है और देखता है कि वेंजो अपनी कीज भूल गया है। वो यीगो को कहता है, इस उम्र में तुम्हारे डैड को ये सब नहीं भूल जाना चाहिए। यीगो मियाओ करता है जैसे वो कह रहा हूँ, तुम जो कहो मैं मानने को तैयार हूँ, एज लॉन्ग एज तुम मुझे खाना दो। फेदू उसे एक कैन ओपन करके देता है। यीगो खाने के बाद फेदू के पास आता है। कुछ देर के लिए फेदू सिर्फ उसे देखता है, फिर वो धीरे से अपना हाथ आगे करता है। उसने यीगो को टच किया ही होता है जब उसका फोन बजता है। फेदू फोन उठाता है। टीचर पान युनतंग सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम वापस आ सकते हो, पर ये याद रखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। इस बार मैं 0 डिग्री एम्पैथी प्रोजेक्ट का हेड हूँ। जो कुछ भी मटेरियल्स तुम्हें सिटी ब्यूरो से रिक्वेस्ट करने हो, तुम्हें मेरी सिग्नेचर और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं मिलेगा। फेदू कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने और कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था। वेंजो क्राइम सीन पे पहुँचता है और आते ही वो पूछता है, डिसीज़्ड की आइडेंटिटी हमें पता है? हानियांग कहता है, हाँ, ये कंफर्म्ड है कि ये फंग बिन है। ऑनलाइन जो लेटर पोस्ट किया था वो इसी ने लिखा था। आज सुबह जब क्लीनिंग स्टाफ सफाई करने आए तब उन्हें यह बॉडी मिली और उन्होंने रिपोर्ट किया। वेंजो पूछता है, फेटल वुंड कहाँ पे है? हानियांग कहता है, उसके एब्डोमेन पे, पर उसके हाथ और सर पे डिफेंसिव वुंड्स भी है। मरने से पहले वो अपने खूनी के साथ स्ट्रगल कर रहा था और उसके आईबॉल्स में पंक्चर वुंड्स हैं। वेंजो पूछता है, टाइम ऑफ डेथ? हानियांग कहता है, कल रात 10 और 11 बजे के बीच में। वेंजो पूछता है, तुम्हें मर्डर वेपन मिला? हानियांग कहता है, सीन पे कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला है, पर ये सारे वुंड्स स्टैब वुंड्स हैं, एक्सेप्ट कि उसके आईबॉल्स में जो वुंड्स हैं। फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि उसे लगता है कि ये एक स्टील ऑल से किया गया है। हमें लगता है कि ये एक सिग्नेचर है। वेंजो कहता है, मैंने ऐसे केस के बारे में कहीं पे सुना है। हानियांग कहता है, कैप्टन लियो, क्या आपने 327 सीरियल रॉबरी एंड मर्डर केस के बारे में सुना है? ये 10 साल पहले हुआ था। जो मर्डरर है वो फोक सुपरस्टिशन में मानता है और वो बिलीव करता है कि मरने वालों की आंखों में उनके खूनी की इमेज रह जाती है, तो इसीलिए उसने अपने विक्टिम्स के आईबॉल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। उस टाइम का जो मेन सस्पेक्ट था, डू गोशंग, वो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि ये केस भी उससे रिलेटेड हो। डू गोशंग एक सीरियल किलर था जिसको एम्पैथी डिसऑर्डर है। उसका भाई उस टाइम पे उसका अकॉम्प्लिस था और उसने कहा था कि उनके दिमाग में एक ऐसी वॉइस है जो उन्हें कहती है कि वो लोगों का खून करे। वेंजो कहता है, ये 10 साल पुरानी बात है और तो भी तुम्हें ये एकदम क्लियरली याद है। उस टाइम पे तुम कितने साल के थे? हानियांग हेजिटेट करता है और कहता है, मैंने ये इंटरनेट पे देखा था और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। वेंजो कहता है, तुम्हारी मेमोरी सिर्फ अच्छी नहीं है, ये फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी है। स्कूल में अच्छे मार्क्स आए होंगे तुम्हारे, तो फिर क्या हुआ? तुम SID के लिए क्यों काम कर रहे हो?
हमारी सैलरी ही कितनी कम है। हानियांग कहता है मैं बचपन से SID ज्वाइन करना चाहता था। वेंजो कहता है क्या दुनिया बचानी है। हानियांग ज़मीन की ओर देखता है और कुछ नहीं कहता। वेंजो क्राइम सीन को देख के कहता है ये मर्डरर के फुटप्रिंट्स हैं। हानियांग कहता है हाँ, हमारा इनिशियल जजमेंट यही था। फोरेंसिक टीम अभी उसे एनालिसिस करने के लिए ले जा रही है। वेंजो फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। वो फुटप्रिंट्स एक ट्रैश बिन की ओर जाते हैं। वो पूछता है जब तुम लोग यहाँ आए तब क्या ये खुला हुआ था। हानियांग कहता है हाँ, फोरेंसिक टीम ने अभी एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं की है तो हमने सीन को टच नहीं किया। वेंजो क्राइम सीन को एनालाइज करता है। हानियांग कहता है ब्लड स्टेन्स के हिसाब से फंग बिन यहाँ पे था और यहाँ पे वो ब्रश हुआ जिसकी वजह से ये ब्लड स्टेन्स है। वेंजो पूछता है वो यहाँ पे था। हानियांग कहता है हाँ, हम ब्लड स्टेन से सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। इनिशियल जजमेंट के हिसाब से फंग बिन कुछ देर के लिए यहीं पे था और जब वो ये घर से निकलता है तब कोई उसका खून कर देता है। वेंजो पूछता है यहाँ पे और कोई एविडेंस है। हानियांग कहता है ये फुटप्रिंट्स के अलावा हमें 2 और पीसेस ऑफ एविडेंस मिला है। पहला है फंग बिन का फ़ोन, वो टूट चुका है पर फोरेंसिक टीम उसे रिस्टोर करने का ट्राई कर रही है। और दूसरा है एक पिंक हेयर टाई जिस पे ब्लड स्टेन्स थे। वेंजो पूछता है हेयर टाई। हानियांग कहता है हाँ, एविडेंस नंबर 10। हमारा स्पेकुलेशन है कि ये एक दूसरे विक्टिम से है। वेंजो कहता है वेट अ मिनट, दूसरा विक्टिम। हानियांग कहता है हाँ, फंग बिन के सिवाय ये केस में एक और विक्टिम है जिसका नाम है शैशिनान। फंग बिन के साथ जो लड़कियां भागी थी वो उनमें से एक है। वेंजो पूछता है वो कहाँ पे है। हानियांग कहता है एम्बुलेंस में। वेंजो कहता है फोरेंसिक टीम को कहो कि मुझे मूवमेंट ट्रैजेक्टरी का कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। वो शैशिनान के साथ बात करने आता है। उसे आता हुआ देख के शीनान डर जाती है। लांगचिया आती है बॉस आप वहाँ पे मत जाओ। वेंजो पूछता है क्या हुआ। लांगचिया कहती है उसको एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है पर लगता है कि पूरी रात कोई उसका पीछा कर रहा था और वो अभी बहुत डरी हुई है। जब भी कोई उसके पास आता है वो चिल्लाने लगती है। हम अभी उसके पेरेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। अभी वो हमें कुछ बताने की हालत में नहीं है तो पहले हम उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। वेंजो पूछता है जब तुम लोग आए तब वो कहाँ पे थी। लांगचिया उसे बताती है कि शीनान वो ट्रैश बिन में थी। हमारा इनिशियल असेसमेंट है कि जब वो मर्डरर उनके पीछे आया फंग बिन ने उससे रोकने का ट्राई किया शीनान को बचाने के लिए। शीनान भाग के एक ट्रैश बिन में छुप गई। वेंजो कहता है फंग बिन कल रात के फर्स्ट हाफ में मारा गया था और इसे कुछ भी नहीं हुआ तो इसने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया। लांगचिया कहती है मुझे लगता है कि वो बहुत डरी हुई है और जब वो हमें मिली तब उसके पास उसका फ़ोन नहीं था। मुझे नहीं लगा था कि 3-4 दिन इनको ढूंढने के बाद इन बुरे आदमी को वो पहले मिल जाएंगे। वेंजो कहता है आजू बाजू के सर्वेलेंस फुटेज निकलवाओ। ये एक टूरिस्ट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं होंगे। और रुकीज़ को कहो कि बैठे ना रहे, उन्हें आजू बाजू की सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्टिगेट करने भेजो। ये बच्चे भाग निकले हैं पर खाए पिए बिना तो ये नहीं रह सकते। किसी न किसी ने उन्हें देखा होगा। वो ये बात कर रहे होते हैं तभी व्हीलचेयर में एक आदमी आता है। वो शीनान का ग्रैंडफादर होता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 17th एपिसोड खत्म होता है। टू द क्रेडिट ऑफ द शो, डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शंस, वो लोग ये कन्वे कर पाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप स्पेशल है। बुक में वेंजो डायरेक्टली फेदू के फेस टू फेस कह देता है कि मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकता। इन द शो इट्स सच अ डिफरेंट सीन कि वेंजो उसके दरवाजे के सामने खड़ा है, वो अपना हाथ हैंडल पे रखता है जाने के लिए पर ही चेंजेस हिज माइंड एंड वो दरवाजे से कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा। और उसी सीन में फेदू यीगुओ को पेट कर रहा होता है, जो सीन बुक में अगली सुबह होता है। एंड इट्स जस्ट लाइक द शो रियली डिड कैप्चर द एंटायर इमोशनल वेट। लाइक ऑफ कोर्स वो लोग एंटायर सीन्स कॉपी नहीं कर रहे, दे कांट डू दैट, बट जो इमोशनल कोर है, जो फेदू का प्रोग्रेशन है विथ रिगार्ड्स टू इवन यीगो, वो पूरा कैप्चर हो रहा है। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे कैप्चर कर रहे हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ इंटरव्यू विद द वैम्पायर। लाइक जो अडेप्टेशन प्रोसेस है बुक और शो में डिफरेंस है, but the core of the story, the themes, the emotional weight, the progression, ये सब कुछ वैसे का वैसा है। And it's so interesting to see कि लोग इसे कैसे approach करते हैं। Like I read Until We Meet Again और वो directly like scene to scene copy है। They just
filmed exactly the same thing. Like मैंने Love in the Air भी पढ़ी है, so उसमें थोड़ा difference है. They do lose some of the scenes in the show. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.